नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें उद्धव ठाकरे को क्लीन चिट दे दी है। सर, क्या लगता है, गौरी भीड़े कम बढ़ गई? सर कैसे है ना, जी हमने हमारी भूमिका बार बार स्पष्ट कर दी है जी। कि हम भले मित्र बहुत सारे लोगों के हैं। बिल्कुल। फडणवीस के हैं, एकनाथ के हैं, संजय राउत के हैं, मिलिंद नार्वेकर के हैं, बीजेपी में आशीष शेलार, बहुत सारे, मतलब हम्म। दोस्त बहुत है हमारे। दुश्मन कोई नहीं है। तो दुश्मन पैदा करना है? नहीं सर, कैसे है ना, जी। तो अभी लोग जो है ना सर, आपका हिंदी का भी, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो अन्य भाषिक होते हैं। जी सर वो बड़े प्रेम से आके मिलते हैं और बोलते हैं आपकी और गिरी जी की दोस्ती और जोड़ी बनी रहे। ये आप दोनों अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की जोड़ी बन रहे हैं और वो आपको सही रास्ते पे रख के सवाल पूछते जी। हैं और आप भी बेबाक जवाब देते हैं। हमको बहुत मजा आता है, उसमें आनंद आता है। और उन्होंने सर एक जवाबदारी मेरे ऊपर और आपके ऊपर छोड़ी है। क्या? वो बोले कि हम जब मुद्दा भारत का देखते हैं जी। तो उसको पूरा सच मानते हैं। हम्म। सर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर उन्होंने दी है कि हम मतलब आपको सच मान के चलते हैं चलते। और उस हिसाब से सोचते हैं। तो सर अपने को सर, हमारी भी ब्रीद कोशिश वाक्य ये है कि हमारी भी कोशिश यही रहती है सच्चाई कि सच्चाई ही सामने लाया सच्चाई जाए। सामने लाए। सर किसी के साइड में बोलना है प्यार से तो वो प्यार से बोलेंगे, और आर्गुमेंट जब आएगा तब आर्गुमेंट में जो पुरावे आएंगे उसके आधार पर बिल्कुल बोलेंगे। तो बिल्कुल। सर आज एक तो सर मेरा मन थोड़ा मायूस है आज, और उसका जिक्र मैं अपने मित्रों से जो आप सामने बैठे हैं सब उनके पास करना चाहूँगा। सर सुबह से आज हमारे सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जी इन्होंने जिस तरीके से प्रश्नों की बारिश की है और ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल शिंदे गुट के वकीलों को पूछे हैं। सवाल पूछते तो ठीक था सर एक, मगर कमेंट्स किए हैं और वो कमेंट्स राज्यपाल के खिलाफ है, शिंदे गुट के खिलाफ है। और पूरी जो प्रक्रिया हुई जी। सरकार बनने में, सरकार गिराने में और बनाने बनाने में, में। तो उसके ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि मेरा तो शिंदे के प्रति प्यार होने के कारण, फडणवीस दोस्त होने के कारण जी घबरा गया सर। मैं बोला क्या आ गया अगर रिजल्ट? ये है जी सर, कैसे ना आमच्या मराठीमध्ये आम्ही बोलतो की बोला फुलाला गाठ पडते, आपण बोलतो ना काहीतरी तसं होतं। सर कल हमने एक वीडियो बनाया था, जी। उसमें 1% दिया था मैंने शिंदे के खिलाफ। शिंदे के खिलाफ आने का, और बोला भी था ये कि बोल नहीं सकते कब क्या होगा। सर आज के अगर ये धनंजय चंद्रचूड़ के सवाल है, हम थोड़ा हमारा मूल विषय जो है वो अलग है, मगर आज बोलना जरूरी है। आज नहीं बोलूंगा तो कब बोलेंगे सर, कल थोड़े बोलेंगे। सर वो 90 और 99 और 1% था सर। वो ये सवाल सुन के मेरा 70-30 हो गए। मतलब 1% 30 में चला गया कि 60 में चला गया? सर 1% जो था वो 30 में, डाउट, वो 30% में चला गया। मतलब माइनस ही हो रहा है। हाँ सर, ये सवालों के जवाब जी अगर शिंदे साहब के वकील उनके समाधान के मुताबिक नहीं दे पाए तो सर ये 50-50 तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने जो कल हाइपोथेटिकली बोला था वो सच में आने का धोखा है। क्या बात है, क्या बात है। सर ये आज धनंजय चंद्रचूड़ मेरे को गेम चेंजर के भूमिका में दिखाई दी। पर जो भी हो सर, न्याय के दायरे में होना चाहिए, कोई भी किसी के पक्ष में हो सर, न्याय के दायरे में होना सर वो चाहिए। एक वकील थे और एक अशील थे उनके। तो वकील बोले मैं अंदर जाके निकाल जो होगा वो बाहर आके बताता हूँ, तुम अंदर मत आना। तो वाशिल बोला मेरे को भी वैसे टेंशन हो रहा है तो मैं नहीं अंदर आता हूँ। तो वो बाहर खड़ा रहा। वकील अंदर गए और एक 5 मिनट के अंदर उनको निकाल मिला और बाहर आए और अशिल को बोले सत्य का विजय हो गया, सत्य का विजय हो गया।
तो वो जो क्लाइंट था, अशील था, उसका चेहरा इतना सा हो गया, बोला मतलब हम क्या हार गए? ओहो आपने बहुत क्योंकि बहुत सर, बड़ी एग्जांपल क्योंकि उसके लिए सत्य उसको मालूम था। जी अगर वो वकील बोल रहा है कि सत्य जीत गया, तो इसका मतलब मेरा तो सत्य नहीं था, असत्य था, अशील को मालूम था, तो हार गया। तो इसलिए उसने वकील को पूछा, क्या हमारी हार हो गई? वकील ने बोला जवाब हाँ। मिल गया। वो बोला हाँ, हार होगी। सर, इसमें अभी ऐसे सत्य असत्य की बात आपने निकाली, तो सर इसमें सत्य और असत्य का ना जी ऐसा कॉकटेल बनाया है इन्होंने। ये लोगों ने भी, वकील लोगों ने भी बनाया है, और पहले ये कॉकटेल में ये नहीं थे शामिल, जज। जी वो भी उसमें अपने अपने रस डाल रहे हैं। सर चलो, वो अभी सर हम पत्रकार हैं, हम तो कोई हम सत्य की जीत चाहेंगे और हमारे लिए सत्य की सब जीत इक्वल होना चाहेंगे। चाहिए, चाहे वो जीते लेकिन न्याय की जीत होनी चाहिए, हम यही ऐसा अपेक्षा रखते हैं आप जी। बोल रहे हैं, मगर दिल है कि मानता नहीं। मानता नहीं जी। तो चलो अभी ये भिड़े के बारे में आते हैं। गौरी सर, भिड़े के ये बारे में गौरी बात भिड़े की। के बारे में, सर जिस दिन ये गौरी भिड़े ने आरोप लगाए उद्धव जी के ऊपर कि भाई इनके सामना को 50 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हुआ, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग है। जी क्योंकि उसे समय वही बाजू में हमारा प्रेस है और हम डूब गए, हमारा दिवाला निकल गया। और कोरोना काल में उन्होंने 50 करोड़ का बिजनेस किया इतना बिजनेस कैसे किया इन्होंने? ये एक सेंटेंस के परे जी। इन्होंने कैसे किया, या उनका कैसे नहीं हुआ, या बाकी जो है पुरावा, प्रूफ, सर एक भी प्रूफ गौरी भिड़े के पास था। उस समय जब ये गौरी भिड़े का मामला आया सामने, मीडिया को तो उछालना होता ही है, बदनाम करने के लिए वो खुश रहते हैं, तो उन्होंने बहुत उछाला कि अभी जैसे उद्धव जी की अबरू चली गई पूरी, मिट्टी में मिला दिया गौरी भिड़े ने। एक औरत निकली, सर कितने वीडियो निकले उसके सर ऊपर। किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जाना भी तो बहुत बड़ी बात है। सर भले कैसे उसमें ना, पूर्व नहीं नहीं मुख्यमंत्री नहीं थे, सर, नहीं लेकिन नहीं, अगर वो आपके पीछे भी ठाकरे कोई परिवार ताकत है, सर ठाकरे नहीं परिवार के नहीं, खिलाफ। ऐसा नहीं है, तो मैं सोचो, ऐसा मत सोचो। सर आपके पीछे भी अगर कोई ताकत है, या तो आप में नैतिक ताकत है, जी दोनों में से एक होना चाहिए। आपको कोई सपोर्ट करने वाला बिहाइंड द कर्टन होना चाहिए, या आप में नैतिकता होनी चाहिए। जी ये भिड़े के मामले में ऐसा है कि सर, ऐसा है कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सक्सेसफुल पत्रकार हूँ, पैसा भी अच्छा कमाता हूँ। बाकी अगर कोई दूसरा पत्रकार ये बोले कि भाई अनिल थत्ते को तो इतना पैसा मिलता है, हमको क्यों वो नहीं क्या शान शौकत से रहता है, हमको नहीं मिलता, इसका मतलब ये गाफला करता है। ऐसा नहीं होता है। नहीं मेरी हैसियत है, मेरी काबिलियत है, मेरा भी कोई एक ब्रांड है, प्रोफेशनल और कमर्शियल और ये प्लान रहता है, ब्रांड उसके है। मुताबिक मैं अगर जाऊं, और ब्रांड तो बात है, मगर ब्रांड सेल करने की एक मार्केटिंग की मेरे पास ताकत है, तो मैं लाखों करोड़ों में कमाऊंगा ही। तुम में वो नहीं है, तुम भिड़े हो कि जिसकी ताकत नहीं है, इसलिए तुम गिर गए, तुम्हारा दिवाला निकल गया। बट तुम्हारा दिवाला निकला वो तुम्हारे अकल का दिवाला है, तुम नहीं कर पाए। सर कोरोना में ऐसा मत समझो कि सब गरीब ही हो गए, सर बहुत सारे अमीर भी हो गए, जी अलग अलग मार्गों से। और ये नहीं जरूरी कि बेकायदा कानूनी तरीके से बड़े हुए, ऐसा भी नहीं है। सर बाकायदा उन्होंने उस परिस्थिति में भी खुद को एक स्ट्रेटेजी दी। सर ऑनलाइन में मेरे दोस्त हैं दो, वो करोड़पति बन गए। सर ऑनलाइन में भाजी बेच के कुछ करोड़पति बन गए। अरे क्या क्या छोटे-छोटे क्या चीजें। क्या चीजों में से बन गए। दो मेरे ऑनलाइन करने वाले जो रो रहे थे शुरू में कि भाई मेरा तो धंधा गया, अभी कैसा होगा, वो ऑनलाइन पे करोड़पति हो गए, और अच्छा धंधा करके जी। नियत से। तो ये गौरी भिड़े का ये कहना कि मुझे नहीं जमा और इसको कैसा जमा, यही बेबुनियाद था। जी दूसरा, उसके पास ये एलिगेशन के लिए कोई पुरावा नहीं था, कोई पुरावा नहीं था। बार बार मीडिया वाले उसको उकसाते रहे कि पुरावा दो ना। तो उस समय मुझे याद है, अभी याद आ रहा है कि संजय से मेरी बात हुई थी कि भाई इसको सामना को मुनाफा हुआ, तो बोला इसका एक कारण ये समझो, बोले गौरी भिड़े का बर्थडे है तो 5,000 का ऐड नहीं मिलेगा। उसने अगर अपना कुछ निकाला तो 5,000 का ऐड नहीं मिलेगा उसको। मगर उद्धव जी का बर्थडे, अभी तो आदित्य का, बाला साहब का बर्थडे, शिवसेना वर्धापन दिन, बोले हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स 10-10 करोड़ के आते हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, आमदार हैं, नेता हैं, वो नेटवर्क है हमारे पास जी
उनको हमारा मैसेज जाता है कि भाई आपके एरिया में जितने भी एडवर्टाइजर होंगे या तो आपके भी यार जी। उनके भी रहते हैं ना, वो पूरा अच्छा। सर 10 लाख रुपया पेज है सामना का, 10 लाख रुपया पेज। सर 50-50 करोड़ के ऐड आते हैं, तो ये 50 करोड़ आपने कहाँ से कमाए, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं था। मगर क्या है, पेपर वालों को उछालना था, बदनाम करना था, उन्होंने ये किया कि 50 करोड़ 50 करोड़। सर 50,000 करोड़ का मालिक है वो, उसको क्या बात कर रहे हो आप 50 करोड़ की, ये पूछ रहे हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर जी। कि कोर्ट ने भिड़े की याचिका खारिज कर दी। पनिशमेंट भी दिया है 25,000 का। 25,000 का। ये सर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जी। जब पनिशमेंट होती है तब वो आरोपी हो जाता है फिरियादी, कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था, तुमने कोर्ट का भी टाइम वेस्ट किया, उसकी बदनामी की, ऐसा भी किया, तो 25,000 का जुर्माना होना बड़ी बात है सर। जी। दूसरी बात एक ऐसी है कि थोड़ा अलग एंगल से मैं बताता हूं कि इसका मतलब अभी इनको क्लीन चिट मिल गई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये एक छोटा सा केस था भिड़े का, बेबुनियादी था, उससे छूटना भी आसान था, कोई भी छूट सकता था, तो वो छूट गया। मगर उससे पूरा उनका जो चरित्र और चारित्र है और करप्शन के उनके ऊपर जो दाग लगे हैं, या तो संशय व्यक्त किया जा रहा है, 19 बंगले से लेके 31 मैंने कई दिए, तो उसके ऊपर इसका परिणाम नहीं होगा, नहीं होगा, वो अलग है, वो मामले अलग हैं। अभी कैसे है ना, ईडी की पॉलिसी जो मैं देख रहा हूँ, मोदी शाह की भी पॉलिसी देख रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं ना कि मेन आदमी को टारगेट करते हैं, मगर उसको उठा के अंदर नहीं लेते, क्योंकि उससे प्रक्षोभ होता है। सर उद्धव को अरेस्ट किया कल अगर ईडी ने, तो पूरे महाराष्ट्र में आग मचल जाएगी। आग ही एक ही शब्द है, पूरा महाराष्ट्र में दंगे होंगे। शरद पवार जी को अटक किया, दंगे होंगे। ऐसे ही है, फडणवीस को अगर ये पागलपन में अटक करते थे तो महाराष्ट्र में दंगे होते थे। मगर सर उनके जो नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 तक है, 20 तक है, 100 तक है, उनको उठाया ना तो दंगा नहीं होता है, कायदा सुव्यवस्था को ये नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। तो उन्होंने अभी ईडी ने ऐसा पॉलिसी लिया है कि भाई हम अनिल परब को उठाएंगे, संजय राउत को उठाएंगे, और जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं उद्धव के, जो उद्धव के जाने जाते हैं, उनको उठाएंगे, उद्धव को नहीं उठाएंगे। उद्धव की इंक्वायरी करेंगे, उसको बुलाएंगे चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के लिए। वैसे तो शरद पवार को भी नोटिस भेजी थी, बाद में जो बवाल मचा उसके लिए उसने विड्रॉ किया, बोले नहीं हमने नोटिस भेजी ही नहीं, जबकि नोटिस भेजी थी। सर अजीत दादा के घर के ऊपर छापे पड़े, पूरे फैमिली के ऊपर, मगर अजीत दादा को उठाया नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। सुप्रिया सुळे के रिलेटिव्स पे छापे पड़े, पर सुप्रिया सुळे को नहीं उठाया। ये ईडी की डिप्लोमेसी है, पॉलिसी नहीं है, डिप्लोमेसी, कि भाई नंबर 1 को नहीं उठाने का, मगर उसको जर्जर करके रखने का, उसके इर्द गिर्द का वातावरण ऐसा कलुषित करके रखने का कि वो उनका सूत्रधार करके बदनाम हो जाए। अब ये बात तो सही है, यामिनी जाधव और यशवंत जाधव जो है उनके ऊपर 9,000 करोड़ का आरोप किया। अभी कल हमने भूषण देसाई के ऊपर ये किया, तो भातखड़कर ने किया था, अतुल भातखड़कर ने उसके खिलाफ आरोप किए थे कि 3,000 करोड़ इसने खाली औरंगाबाद से कलेक्ट किए, एमआईडीसी औरंगाबाद से 3,000 करोड़। भूषण देसाई, जिसको अभी कल शिंदे साहब ने ले लिया, और उदय सामंत जो मंत्री थे, उन्होंने कमिटी भी बिठाई थी जिसका रिपोर्ट अभी ड्यू था, तो वो भाग गया। कल हमारा वो मेंशन करना बाकी रह गया, बाद में मुझे याद आया कि सर उसका रिपोर्ट आता था तो उसमें दोषी था, अब रिपोर्ट नहीं आएगा। क्लीन भी नहीं, अनक्लीन भी नहीं, उसके बारे में कोई बोलेगा ही नहीं। बहुत सारे भाजपा के जो नेता है जो पहले इधर थे, राणे साहब से लेके सबके ऊपर आरोप हुए थे, तो वो सब अभी वहां जाने के बाद उसकी चर्चा ही नहीं करते, क्लिप भी नहीं करता, वाघ मैडम भी नहीं करती। तो उनको बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी और लोगों के मन में ये शक पैदा करना कि ये चारित्रहीन आदमी है, करप्ट आदमी है, इतना ही उनका पर्पज है, उसके लिए ये सब करें। मगर उद्धव को परेशान करेंगे, उसके लोगों को। अभी अनिल परब को 2-4 दिन में उठाने की मेरी अंदाज है कि उठाएंगे अभी उसको, उसके सदानंद का, हाँ अरेस्ट, उसको बाकायदा, जैसे अनिल देशमुख को किया, जैसे तुम्हारे मलिक को किया, वैसे ही इसको भी उठा के अंदर डालेंगे। सदानंद कदम को उठाया, इसका मतलब अभी इसकी बारी है, अनिल परब की ही बारी है। मगर अनिल परब को उठाना धक्का उद्धव का है, क्योंकि उसका वो एजेंट था, उसका दलाल था,
उद्धव जो पैसा कलेक्ट करता था मंत्रियों से भी कुछ, वो अनिल परब के थ्रू आता था। इसलिए बताएगा नहीं सर मैं किसके लिए करता था, तो बताएगा तो जरूर। सर दो चीजें होती है इसमें, कैसा होता है कि वो जो बताते हैं वो ईडी वाले नोन करके लेते हैं, मगर वो खाली उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे बारे में इसने ऐसे ऐसे बोला है, तो उनकी आवाज थोड़ी दब जाती है। इनको सर उद्धव को अंदर डाल के क्या फायदा है इनका? कुछ नहीं है। अनिल परब को इसके लिए डाल रहे हैं कि भाई एक सामाजिक दबाव हो जाए, पर वो जो बोलते हैं ना, वो इनको पता का चलेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ इतना इतना आया है, वो होता है और वो लेते हैं। स्टेटमेंट है सब, स्टेटमेंट सब है तुम्हारे खिलाफ। जी। जितने भी अंदर गए उन्होंने स्टेटमेंट दिए ही होते हैं। सर अंदर जाने के बाद अलग बात होती है। तो उद्धव को ईडी का डर रहेगा, इतना वो देखेंगे। सब कैसे ना, उसको डराओ मगर मारो मत। उसको अगर वो शेर बन के जीने की सोच रहा है तो उसको कुत्ता बन के पालो, पालो या तो संभालो या तो बचाओ। अभी तो दिशा सालियन का भी मैटर आएगा सर, एटीएस अभी जांच कर ही रही है सर। दिशा सालियन के मैटर में आदित्य के बारे में कुछ नहीं निकलेगा, मगर उनका इंटरेस्ट निकले ये है ही नहीं ना। नहीं, बदनाम करना है उनको, आदित्य को, उद्धव को बदनाम करना है, और वो बदनामी लायक है। सालियन केस में आदित्य नहीं है जी, मगर पैसे खाने में है, क्योंकि मंत्री बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए हमने दिए है, और ये बोलने वाले तो आधे से ज्यादा मंत्री तो ये सरकार में भी है, वो भी बोलते हैं हमने इतना करोड़ दिया उतना करोड़ दिया। तो उद्धव के ऊपर दबाव बनाएंगे, मगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, मगर ईडी उसको छलावा करेगी उसका जी, और वो देखेगी कि शेर है मगर भौंकने लगे। वो शेर को भौंकना सिखाते हैं ईडी वाले, वो करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे उद्धव ठाकरे के ऊपर जो क्लीन चिट मिला है हाई कोर्ट से, वो एक ही मामले में भिड़े के जी, आगे का रास्ता उनका कैसा रहेगा, खासकर ईडी के मामले में किस तरह रहेगा, इसी पर हम वो एक ही शब्द में कह रहा है, शेर को कुत्ता बनाना ईडी का काम है। यस, खत्म। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके भी विचार होंगे। तो क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, आप कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ में। हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।